हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 25-26 की प्रेफेस के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया की इकोनॉमी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड होता है। ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, यूनियन बजट के लिए इकोनॉमिक बेस सेट करता है, डिटेल डेटा और एनालिसिस प्रेजेंट करता है और रिफॉर्म डायरेक्शन को एक्सप्लेन करता है। इस रिपोर्ट को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लीड करते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के इकोनॉमिक डिवीजन के हेड होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 1950 से 51 से पब्लिश होता जा रहा है। सबसे पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जे अंजारिया थे और वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन हैं। इससे हर साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि सरकार का प्रिंसिपल इकोनॉमिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज समझेंगे, जो इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिव टर्म्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी अनस्टेबल है। ये कॉम्बिनेशन क्या सिग्नल देता है और आगे इंडिया को कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, इसी पर आज का फोकस होगा। इंडिया स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सर्वे के अनुसार 2025 में इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। ग्रोथ मोमेंटम साल की शुरुआत से ही स्ट्रॉन्ग था और आगे के क्वार्टर्स में और इम्प्रूव हुआ। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स में सिग्निफिकेंट कट्स किए, सरकार ने टैक्स रिलीफ मेजर्स दिए, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंडिया को क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिला। ये सब दिखाता है कि ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने स्टेबिलिटी और रेजिलियंस दिखाई। फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का खर्च माइनस इनकम, जो कि 4.8% रहा और जो बजटेड 4.9% था, इससे ये बेटर रहा। गवर्नमेंट ने 2021 में एक प्रॉमिस किया था कि जो डेफिसिट है 9.2% जो FY21 में था, से हाफ से ज़्यादा रिड्यूस करेगी और वो चीज़ अब फुलफिल हो रही है। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स। इंडिया को 2025 में 3 एजेंसीज ने अपग्रेड दिया। मॉर्निंग स्टार डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विस DBRS, दूसरा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और तीसरा रेटिंग और इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक, जो जापान की रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का BBB- से BBB अपग्रेड ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स 20 साल के बाद हुआ है और ये मेजर अपग्रेड है। यूएस टैरिफ शॉक। अप्रैल में यूएस ने 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और अगस्त में एडिशनल 25% पीनल टैरिफ लगा दिया। ग्रोथ फोरकास्ट्स रिवाइज डाउन हुए, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रिफॉर्म्स की वजह से एक्सेलरेट हुआ। मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो कि GST ओवरहॉल हुआ था, या न्यूक्लियर पावर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, 100% FDI इन इंश्योरेंस, लेबर कोड्स नोटिफाई किए गए 4, ग्रीन कवर को लेके नॉर्म्स रिलैक्स हुए और QCOs पॉस्ट हुए। ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं हैं, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है जो इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। GST सिस्टम को सिंप्लीफाई करके 2 मेन स्लैब स्ट्रक्चर की तरफ मूव किया गया है, जिससे टैक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर और एफिशिएंट बनेगा। हाउस होल्ड एसेंशियल्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स पर और काफ़ी चीज़ों पर टैक्सेस कम किए गए, जिससे कंज्यूमर्स को डायरेक्ट रिलीफ मिलता है और इन्फ्लेशन प्रेशर कम होता है। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI अलाउ करने का मतलब है कि ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज अब इंडिया में फुल इन्वेस्टमेंट कर सकेगी। इससे ज़्यादा कैपिटल आएगा, बेटर टेक्नोलॉजी और नई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे कस्टमर्स को इम्प्रूव सर्विसेज मिलती रहेगी। लेबर रिफॉर्म्स के अंदर इंडिया ने कई पुराने लेबर लॉज को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स बना दिए, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पर। इसका एम था कि रूल्स को सिंप्लीफाई करना ताकि वर्कर के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। QCOs यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स वो रूल्स होते हैं जिनके मुताबिक प्रोडक्ट्स को इंडियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी होता है। कुछ QCOs को टेम्परेरीली पॉज करने से छोटे मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को रिलीफ मिलता है, क्योंकि उनके लिए तुरंत सारे कंप्लायंस नॉर्म्स मीट करना मुश्किल हो रहा होता है। 2025 का पैराडॉक्स। इंडिया का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूड है, बैंक्स हेल्दी है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, फिर भी रुपी वीक है। सर्वे बोलता है कि रुपी इज पंचिंग बिलो इट्स वेट। व्हाई इज रुपी वीक? इंडिया गुड्स ट्रेड डेफिसिट रन करता है, मतलब हम बाहर से सामान ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक। इससे डॉलर ज़्यादा बाहर चला जाता है।
हाँ, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं जैसे आईटी, और इंडियंस अब्रॉड जो रहते हैं वो पैसे भेजते हैं जिसे रेमिटेंस बोलते हैं। लेकिन सर्विसेज सरप्लस और रेमिटेंस मिलकर भी इंपोर्ट्स का पूरा बिल ऑफसेट नहीं कर पाते। जो बाकी गैप बचता है वो फॉरेन कैपिटल फ्लो से फिल होता है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसे लगाते हैं, लेकिन जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है या इन्वेस्टर्स पैसा निकाल लेते हैं तो डॉलर का इनफ्लो स्लो हो जाता है। तब प्रॉब्लम होती है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम। इसका रिजल्ट ये होता है कि डॉलर महंगा होते जाता है और रुपी कमज़ोर पड़ते रहता है। ग्लोबल सिस्टम हैज़ चेंज्ड। अब ग्लोबल सिस्टम में जियोपॉलिटिक्स डोमिनेट कर रहा है। आज के टाइम में वॉर्स, सैंक्शंस और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स इकोनॉमिक रूल से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। पहले जनरली ये माना जाता था कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ग्रोथ अच्छी हो, एक्सपोर्ट्स स्ट्रांग हो और फॉरेक्स रिजर्व्स हाई हो तो उसकी करेंसी नेचुरली स्टेबल रहती है। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। स्ट्रांग इकोनॉमी होने के बावजूद भी करेंसी स्टेबिलिटी की गारंटी आज के डेट में नहीं है। सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ करेंसी सेफ्टी का ऑटोमेटिक अश्योरेंस नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 3 ग्लोबल सिनेरियोज की बात करता है 2026 के लिए। जो पहला सिनेरियो है जिसको कहते हैं मैनेज डिसऑर्डर, तकरीबन 40 to 45%। इस सिनारियो में वर्ल्ड सिस्टम टूटेगा नहीं, लेकिन शांति भी नहीं होगी। मार्केट्स चलती रहेगी, ट्रेड होता रहेगा, पर बीच बीच में शॉक्स आएंगे, जैसे ऑयल प्राइस सडन जंप या करेंसी स्विंग्स या मार्केट गिरना। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कंट्रीज एक दूसरे से ट्रेड करेंगे पर ट्रस्ट कम होगा। फाइनेंशियल सिस्टम सर्वाइव करेगा लेकिन स्ट्रेस फ्रीक्वेंट होगा। ये अनस्टेबल फंक्शनिंग वर्ल्ड जैसा होगा। मतलब दुनिया बिखर नहीं रही है पर स्मूथ भी नहीं चल रही है। दूसरा सिनारियो है मल्टीपोलर ब्रेकडाउन, जो कि तकरीबन 40 to 45% चांस है। इस सिनारियो में वर्ल्ड अलग अलग पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। ट्रेड अब सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से होगा। कंट्रीज सोचेंगे ये प्रोडक्ट सस्ता है से ज़्यादा ये सेफ है या पॉलिटिकल रिस्क है। सैंक्शन ज़्यादा लगेंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कम होगी और सप्लाई चेन्स पॉलिटिकल वेपन बन जाएगी। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम रहेगी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ज़्यादा रहेगी। और तीसरा सिनारियो जिसको सिस्टमिक शॉक कहते हैं, 10 से 20%, ये वर्स्ट केस सिनारियो है। अभी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा डाल रही है। डेटा सेंटर, चिप्स, एआई स्टार्टअप्स। अगर ये बबल निकला और प्रॉफिट एक्सपेक्टेड जैसा न आया तो कंपनीज लोन रीपे नहीं कर पाएगी। बैंक्स, फंड्स और इन्वेस्टर्स सब अफेक्टेड होंगे और पैनिक स्प्रेड होगा। इससे फाइनेंशियल कंटेजियन हो सकता है, मतलब एक प्रॉब्लम पूरे ग्लोबल सिस्टम में फैल जाए, बिल्कुल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह या उससे भी बड़ा। टेक बबल फूटा तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकता है। इंडिया स्ट्रेंथ। इंडिया रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है, लेकिन कैपिटल फ्लो डिसरप्शन का रिस्क फिर भी रहेगा। लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया के पास, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। मतलब इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड नहीं करती, घर के लोग ही डिमांड क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स है, आरबीआई के पास कुछ डॉलर्स और फॉरेन करेंसीज हैं। लेस फाइनेंशियलाइज ग्रोथ, इसका मतलब है कि ग्रोथ सिर्फ स्टॉक मार्केट, लोन्स और फाइनेंशियल बबल से नहीं आ रही। इंडिया की ग्रोथ ज़्यादा आती है रियल इकोनॉमी से, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंजम्पशन, ना कि सिर्फ स्पेकुलेशन से। इसलिए फाइनेंशियल मार्केट क्रैश का डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। क्रेडिबल डिग्री ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि किसी कंट्री के पास इतनी रियल कैपेसिटी हो कि वो बड़े ग्लोबल प्रेशर के बावजूद अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकें। मैराथन एंड स्प्रिंट। इंडिया को एक साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ बिल्ड करनी है और शॉर्ट टर्म शॉक्स भी हैंडल करने हैं। सर्वे इसे मैराथन और स्प्रिंट टुगेदर बोलता है। स्प्रिंट का मतलब है शॉर्ट टर्म फोकस। इसका मतलब जो तुरंत प्रॉब्लम्स हैंडल करने हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल स्लो डाउन है, ऑयल प्राइस शॉक है, रुपी प्रेशर है, इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये सब इमीडिएट चैलेंजेस हैं जिनको क्विकली मैनेज करना पड़ता है। और मैराथन यानी कि लॉन्ग टर्म फोकस, जो फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जॉब्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करना, एजुकेशन, स्किल्स इंप्रूव करना, एनर्जी ट्रांजिशन करना। ग्लोबल इकोनॉमी अब अनस्टेबल फेज में नहीं है, इसलिए पॉलिसी का फोकस सिर्फ ग्रोथ नहीं, रेजिलियंस भी है। पहला काम फूड, फ्यूल, एसेंशियल्स की सप्लाई स्टेबल रखनी है। दूसरा फॉरेक्स रिजर्व्स, फूड स्टॉक्स और एनर्जी स्टोरेज जैसे रिसोर्स बफर बनाने हैं। तीसरा ट्रेड रूट्स और पेमेंट सिस्टम्स को डाइवर्सिफाई करना है ताकि किसी एक कंट्री या डॉलर सिस्टम पर डिपेंडेंसी रिस्क न बढ़ जाए। फिस्कल रिस्क इज शिफ्टिंग टू स्टेट्स। सर्वे कहता है फिस्कल रिस्क अब स्टेट से आ रहा है। राइजिंग रेवेन्यू डेफिसिट्स और अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेंडिंग क्राउड आउट हो रही है। इंडिया की फिस्कल क्रेडिबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ग्लोबल ट्रस्ट, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ग्रोथ एसेट्स और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स पर डिपेंड करती है। कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करती है। इससे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और प्रोडक्टिव स्पेंडिंग सपोर्ट करता है। सेंटर ने कंसोलिडेशन के साथ रिकॉर्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वीक स्टेट डिसिप्लिन अब नेशनल बोरिंग कॉस्ट को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इन्वेस्टर्स सिर्फ सेंटर नहीं, पूरे जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस इवैल्यूएट करते हैं। इसलिए इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 6.7% है, जबकि इंडोनेशिया का 6.3% है, डिस्पाइट द सेम BBB रेटिंग। लॉन्ग टर्म में एक्सेसिव अनकंडीशनल ट्रांसफर्स अपस्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के इंसेंटिव्स को भी वीकन कर सकते हैं। वाई कैपिटल इज एक्सपेंसिव इन इंडिया। सर्वे कहता है कि इंडिया में कैपिटल महंगा सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स की वजह से नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से है। जब कोई कंट्री करंट अकाउंट डेफिसिट रन करती है, मतलब इंपोर्ट्स ज़्यादा और एक्सपोर्ट्स कम और फॉरेन सेविंग्स पर डिपेंड होती है, तो उससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। रिस्क प्रीमियम का मतलब है, इसे रिस्क प्रीमियम कहते हैं। रिस्क प्रीमियम का मतलब है कि वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो इन्वेस्टर्स मांगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे लगाने में रिस्क है, जैसे करेंसी वोलेटिलिटी या एक्सटर्नल डेफिसिट या पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इसी वजह से फाइनेंस कॉस्ट हाई रहता है। जो इकोनॉमीज एक्सटर्नल सरप्लस जनरेट करती है, वो अपने देश के अंदर ही सस्ता फाइनेंस कर पाती है। इसलिए इंडिया का लॉन्ग टर्म चैलेंज सरप्लस जनरेटिंग इकोनॉमी बनाना है। साथ ही बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस सिर्फ कैपिटल कॉस्ट से डिसाइड नहीं होती, एनर्जी कॉस्ट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन फर्म्स इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट फेस करती हैं। इन्वर्टेड इनपुट कॉस्ट का मतलब है कि जब प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले इनपुट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेट, फ्यूल महंगे होते हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट की उतनी प्राइस हाई नहीं होती है। इससे प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो जाता है और एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाते। अब यहाँ नेट जीरो ट्रांजिशन का फैक्टर आता है। नेट जीरो ट्रांजिशन का मतलब है फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना। अगर ये ट्रांजिशन जल्दी बिना प्रॉपर प्लानिंग और सिस्टम रेडीनेस के किया गया तो कॉस्ट प्रेशर और ज़्यादा बढ़ सकता है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, इंडस्ट्रीज के इनपुट कॉस्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ेगा, गुड्स महंगे होंगे और कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो सकती है। इसलिए ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रॉपर सीक्वेंसिंग, सिस्टम रेडीनेस और फाइनेंस रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। सर्विसेज सरप्लस हेल्प्स बट मैन्युफैक्चरिंग मैटर्स मोर। सर्वे कहता है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ने इंडिया को काफ़ी सपोर्ट दिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स ज़रूरी होते हैं। डेटा दिखाता है कि 2020 के बाद टोटल एक्सपोर्ट्स का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 9.4% रहा, जबकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स सिर्फ 6.4% से बढ़े। CAGR ये बताता है कि कोई चीज़ हर साल एवरेज कितने % से ग्रो करती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट को ध्यान में रखकर। सर्विसेज मैक्रो स्टेबिलिटी देते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग ही वो इकोसिस्टम बनाता है जो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल स्टेबिलिटी देता है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को रिफॉर्म करने पर मजबूर करता है, जॉब्स क्रिएट करता है, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करता है और फिस्कल डिसिप्लिन लाता है।
इसलिए इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एंटर करना चाहता है। यूरोपियन यूनियन के साथ रिसेंटली कंक्लूडेड एफटीए लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को मार्केट एक्सेस देगा और यूरोपियन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेशन बढ़ाएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन्स एक प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस अलग अलग देशों में डिवाइडेड होती है और हर उस कंट्री प्रोसेस का पार्ट होती है। पहले क्या होता था कि कोई एक प्रोडक्ट एक ही कंट्री खुद बनाएगा, लेकिन अब क्या होता है कि प्रोडक्शन स्टेप्स वर्ल्ड में स्प्रेड होता है जहां जिस काम में स्किल या कॉस्ट एडवांटेज हो। लेकिन एक बात क्लियर है, ट्रेड एग्रीमेंट्स तभी काम करते हैं जब हम कॉम्पिटिटिवली प्रोड्यूस कर सकें। गेटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट। सर्वे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ग्रोथ नहीं, करेंसी स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस का बेस है। जब एसेंशियल गुड्स की ग्लोबल सप्लाई अनसर्टन हो, मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अपस्ट्रीम सेक्टर्स जैसे स्टील, टेक्सटाइल, फाइबर, एल्यूमिनियम इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। इससे उनका कॉस्ट हाई रहता है और डाउनस्ट्रीम एक्सपोर्ट फर्म्स के लिए हिडन टैक्स बन जाता है। अपस्ट्रीम में हाई टैरिफ मतलब रॉ मटेरियल्स या बेसिक इनपुट्स पर ज़्यादा इम्पोर्ट टैक्स लगाना। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, फाइबर जैसे बेसिक मटेरियल्स अगर इंपोर्ट करने पर हाई टैरिफ लगेगा तो ये चीज़ें डोमेस्टिक मार्केट में महंगी हो जाएगी, जो डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसे कार मेकर्स या टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स इन मटेरियल को जो यूज़ करती हैं उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। ईस्ट एशिया का लेसन ये है कि इंडस्ट्री को ग्लोबल कंपटीशन डिसिप्लिन करती है, इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस इनोवेशन, स्किलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई स्केलिंग पर डिपेंड करता है। अपस्ट्रीम सेक्टर्स को सपोर्ट देने का बेहतर तरीका है कि हाई टैरिफ नहीं बल्कि उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करना है, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बेंचमार्क चाइना सेट करता है। टैरिफ वॉल्स उसे वैसे बीट नहीं कर सकते हैं। इंडिया जैसे सेविंग्स डेफिसिट कंट्री में कैपिटल महंगा रहता है, इसलिए फर्म्स प्रोटेक्शन मांगती है, लेकिन प्रोटेक्शन इनएफिशिएंसी भी बढ़ाता है। एक्सपोर्ट्स वीक रहते हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इस लूप को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट का रोल क्रिटिकल है। लॉज, टैक्सेस, यूटिलिटीज, अप्रूवल्स और स्मार्ट इंसेंटिव्स के थ्रू कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करना। द एंटरप्रेन्योरल स्टेट। सर्वे कहता है कि स्टेट को एंटरप्रेन्योरियल स्टेट बनाना होगा। इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी के टाइम पर भी डिसीजन लेना, रिस्क को मैनेज करना, नए आइडियाज़ पर एक्सपेरिमेंट करना, उनसे सीखना और ज़रूरत पड़े तो पॉलिसी को क्विकली करेक्ट करना। ये स्टेट कैपिटलिज्म नहीं, ये कैपेबिलिटी बेस्ड गवर्नेंस है, जहां सरकार कंट्रोल से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप करती है। इंडिया ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या डोमेस्टिक इनोवेशन को सपोर्ट करता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट और इंस्पेक्शन राज से ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस की तरफ शिफ्ट। अगर अगला ग्रोथ फेज सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होगा, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर, अकेडमिया, सिटीजन्स मिलकर सिस्टम लेवल कैपेसिटी बनाएंगे। एजुकेशन, स्किल्स और इंडस्ट्री के बीच स्ट्रॉन्ग लिंकेज ज़रूरी है। फाइनल गोल ये है कि इंडिया अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करे। इसके लिए फर्म्स को प्रोटेक्शन लाने की आदत छोड़कर ग्लोबल कंपटीशन में स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सर्वे कहता है कि नेशनल पावर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहला प्रोडक्टिव कैपेसिटी, दूसरा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और तीसरा क्लियर स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सिस्टम रूल्स सिर्फ फॉलो करते रहें लेकिन ओरिजिनल पर्पस भूल जाए। इसे कैच 22 ट्रैप कहते हैं। कैच 22 का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जहां रूल्स और प्रोसीजर्स इतने रिजिड हो जाएं कि सिस्टम लॉजिकली सही लगता है पर रिजल्ट इरेशनल या इनफेक्टिव होता है। सब रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। इसलिए पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ प्रोसेस रिफॉर्म्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस को कंट्रोल के से इनेबलिंग की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, एजाइल, फ्लेक्सिबल और ज़्यादा ही पर्पस ड्रिवन। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मोमेंटम विद डिसिप्लिन। सर्वे कहता है कि इंडियन इकोनॉमी का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ FY27 तक सस्टेन हो सकता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अब हम नाउकास्टिंग मॉडल का प्रयोग करते हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा से नियर टर्म ग्लोबल असेस करता है। फोरकास्टिंग फ्यूचर बताता है और नाउ कास्टिंग जो है वो प्रेजेंट का रियल टाइम एस्टिमेट देता है, मतलब जैसे करंट क्वार्टर या प्रेजेंट सिचुएशन का एस्टिमेट। सर्वे ने इंडिया की पोटेंशियल
ग्रोथ 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, जैसे पिछले 10 साल में एयरपोर्ट नेटवर्क डबल हो गया है और इनलैंड वाटरवेज फ्रेट का फास्ट ग्रोथ हुआ है, लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स कम हो रहा है और एफिशिएंसी बढ़ रहा है। फाइनल मैसेज जो सर्वे कहता है कि फूड प्राइसेस की वॉलेटिलिटी की वजह से हेडलाइन इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कोर इन्फ्लेशन सबड्यूड रहना ये सिग्नल देता है कि इकोनॉमी की सप्लाई साइड कंडीशंस इंप्रूव हो रही है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी स्ट्रांग हो रही है। साथ ही स्टेट लेवल डीरेगुलेशन एमएसएमई को फॉर्मल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करने में मदद कर रहा है, जो मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को बढ़ाता है। सर्वे का फिलोसॉफिकल मैसेज भी क्लियर है। कठोपनिषद से श्रेय वर्सेस प्रेय, यानी शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बदले लॉन्ग टर्म गुड चूज करना होगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के इस दौर में इंडिया को रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा, इनोवेशन एक्सेलरेट करना पड़ेगा और विकसित भारत के पथ पर डिसिप्लिन के साथ टिके रहना होगा। सर्वे का कॉन्फिडेंस है कि इंडिया सभी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस करेगा। इस वीडियो के एंड में WPI और CPI का कंपैरिजन दिया हुआ है और याद रखें आज का वीडियो प्रेफिस के ऊपर रहा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे का प्रेफिस, और स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग इस कंटेंट से एसे और GS आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।